और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंगडोंग फाइनली एंसेस्ट्रल सिंबल आई को प्रकट करता है, जिसे देख करके युआनजी ट्रायो भी थोड़ा डरने लगते हैं। अब आगे तो इसकी जो थर्ड आई खोली रहती है, इसमें इसका दोनों एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर मिक्स था। मतलब एंसेस्ट्रल सिंबल आई विथ 2 एंसेस्ट्रल सिंबल्स। यानी इसे समझाते हैं कि तुम्हारे पास 2 एंसेस्ट्रल सिंबल्स हैं, फिर भी इस एंसेस्ट्रल सिंबल आई को कंट्रोल करना अभी भी काफी तुम्हारे लिए कठिन है। जो बंदा बहुत हाई लेवल पर जब पहुंच जाता एंसेस्ट्रल सिंबल के मास्टरी पर, तभी वो टेक्निक ये वाला यूज कर पाता है। जैसे कि डेवोरिंग मास्टर, उन्होंने डेवोरिंग आई को यूज किया था। अब इसका जो एंसेस्ट्रल आई था 2 प्रकार के एंसेस्ट्रल पावर से मिलकर बना था, पर फिलहाल लिंगडोंग इन चीजों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि अगर इसे युआनजी ट्रायो को मारना है तो अपना फुल पावर यूज करना ही पड़ेगा। मार्टिन और लिटिल फ्लेम पहले से सीरियसली इंजर्ड थे। कुछ समय तक सोचने के बाद यान से कहता है, मुझे मालूम है, पर मुझे अपना अब बदला लेना ही है। मैं इन तीनों बिग ब्रदर हूँ और 3 साल पहले जो हुआ था अब मैं उसे भूल भी नहीं सकता। ये स्माइल करता है और इन तीनों ओल्ड डॉग से कहता, अब तुम्हारा समय हो गया मरने का। पर फिर भी ये तीनों ग्रेट सेक्ट मास्टर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। कॉस्मिक किंग के बॉडी से डेमोनिक की बाहर निकलता है और उसके हाथ पर ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है। कॉस्मिक किंग की बॉडी जो कि शायद कई हजार फीट की थी, अब इस पावर के कारण थोड़ा ये सप्रेस होने लगता है, यानी छोटा होने लगता है। फिर भी इसके सीन को देखकर लिंगडोंग अभी भी काम था। बहुत सारे लोग कॉस्मिक किंग के ऑरा के कारण जो दूर में बैटल लड़ रहे थे, वो भी इस समय चिंतित हो जाते हैं। खास करके एल्डर जूली वगैरह जो यीमो की फील करते कॉस्मिक किंग से, वो कहीं ज्यादा था। कॉस्मिक किंग की बॉडी 10,000 फीट से सिकुड़ के 1000 फीट की हो जाती है। इसके पाम पर वो डेमोनिक ऑरा इकट्ठा हो चुका था। तीनों युआनजी ट्रायो अब हंसते हैं और इस अटैक को लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देते हैं। इस अटैक का नाम था 10,000 डेविल हेल रिवर। ये जो डेमोनिक था, सुनामी की तरह लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। सभी लोग जो भी थे मतलब यहाँ पर अपने बैटल को छोड़ के इधर की तरफ फोकस कर चुके थे कि क्या लिंगडोंग इस अटैक को झेल पाएगा। लिंगडोंग भी तैयार और सीधा एंसेस्ट्रल सिंबल आई डेविल प्यूरिफाइंग लाइट ये अटैक यूज करता है और इसके थर्ड आई में एक लाइट निकलता है ब्लैक रे कलर का, और वो जो डेविल पाम अटैक था उससे जाके टकराने लगता है। डेमोनिक की जो कि काफी कंडेंस मात्रा में था, इस डिवाइन लाइट के सामने अब ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। तीनों हेड्स को विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसा कैसे संभव है। तीनों अब और भी ज्यादा डरने लगे थे, क्योंकि वो जो व्हाइट लाइट थी इन्हीं की तरफ अब बढ़ रही थी। ये थोड़ा पीछे हटते हैं और इनके हाथ में जो टोटम पोल था उससे इस लाइट पर ये एक स्लैश अटैक मार देते हैं। टोटम पिलर भी जैसे इस व्हाइट लाइट से टकराता है, इसमें भी क्रैक्स आने लगते हैं और ये अभी भी लाइट बची हुई थी। इस पोल को तोड़ने के बाद ये तीनों हेड्स की तरफ बढ़ने लगती है फिर से। लिंगडोंग की भी हालत कोई खास अच्छी थी नहीं, बॉडी इसका पेल पड़ चुका था, क्योंकि एंसेस्ट्रल सिंबल आई का पावर काफी ज्यादा था। कॉस्मिक किंग के बॉडी से ये लाइट टकराती है और उसके बॉडी में अब क्रैक होने लगते हैं। लिंगडोंग इस समय अपना बस हाथ यहाँ से प्रेस करता और वो बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। तीनों हेड्स की आवाज इस समय चारों तरफ गूंजने लगती है। जो एक्सप्लोजन हुआ था उसके वजह से थोड़े समय तक यहाँ पर लाइट फैला रहता है। कॉस्मिक किंग मर चुका था। लोग अब काफी खुश थे कि हम जीत चुके हैं। लिटिल मार्टिन और लिटिल फ्लेम ये अभी भी चौकन्ने थे। इधर लिंगडोंग ये खून की उल्टी कर रहा था। दोनों आंखें से संभालते हैं। लिंगडोंग वीक तो था, पर ये कहता है कि वो तीनों अभी भी पूरी तरह से नहीं मरे हैं। लिटिल फ्लेम थोड़ा चिंतित हो जाता है, पर लिंगडोंग कहता है वो लगभग मर चुके हैं। लिंगडोंग उस कॉर्प्स की तरफ देखता है और कहता है इसके अंदर कहाँ छिप के क्या कर रहे हो, बाहर आओ। ग्रैंडपा मार्टिन इस समय अपना पर्पल लाइट कंडेंस कर चुके थे और वो जो कॉस्मिक कॉर्प्स था उस पर ये अटैक कर देते। अब जैसे इनका जो क्रिसेंट मून अटैक उस कॉर्प्स को हिट करने वाला था, इस कॉर्प्स में से कई सारे लाइट बाहर निकलती है। ये टोटल 3 लाइट थी और ये 3 ह्यूमन फिगर्स में बदल जाते हैं, जो कि युआनजी ट्रायो थे। अब ये तीनों यहाँ से भागने को देखते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन देखते हैं, भाग कहाँ रहे हो। अब क्योंकि ये जो तीनों ट्रायो थे इनका स्ट्रेंथ गिर चुका था, तो ग्रैंडपा मार्टिन के सामने ये तीनों फाइट भी नहीं कर सकते थे। इधर लिंगडोंग अपने एंशिएंट स्टोन टैबलेट को बाहर निकालता है और इसे एक्सपैंड करके इन तीनों को सप्रेस करने लगता है। ये इसका ग्रेट डेजोलेट टैबलेट था। अब इसके कारण ये तीनों हेड्स और भी ज्यादा पेन फील करते हैं। ऐसा लग रहा था कि इनके बॉडी में कई सारे निडल्स को चुभोया जा रहा हो। टियान युआनजी कहता है, लिंगडोंग तुम्हें क्या लग रहा है, हम ऐसे ही हार जाएंगे? हमारे पास एक और कार्ड है, हमारा फाइनल टर्न कार्ड। लिंगडोंग अभी भी इनको और ज्यादा सप्रेस करने लगता है। ये बोलते हैं ठीक है, फिर अब हम तुम्हें दिखाते हैं और सभी यहाँ पर मरेंगे। तीनों इस समय ब्लैक ब्लड बाहर निकालते हैं और इस समय इन तीनों की बॉडी अब एक्सपैंड होने लगती है। लिंगडोंग समझ जाता है, ये कहता है भागो यहाँ से। टियान युआनजी कहता है अब लेट हो चुका है। तीनों की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है और चारों तरफ डेमोनिक की फैलने लगता है। लिटिल मार्टिन और लिटिल फ्लेम दोनों पीछे की तरफ जाकर गिरते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं। आखिरी समय में लिंगडोंग ने क्या किया था, जो इसका मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस था उसे एक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि अगर डेमोनिक की से ये हिट होता तो क्योंकि ये पहले से वीक था तो मारा जा सकता था। पर इसका मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस भी इस डेमोनिक ऑरा को ज्यादा देर तक सप्रेस नहीं कर पाता, तो ये भी इसके बॉडी में लौट जाता है। अभी भी डेमोनिक ऑरा बची थी जो इसकी तरफ बढ़ रही थी। लिंगडोंग के पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये अपने युआन पावर को फोर्सफुली रिलीज करता है
ताकि अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए। और अचानक से इसके आसपास एक आइसी ऑरा इसे फील होती है और एक ठंडी सी हाथ एक पंच से इसे दूर फेंक देती है। उसके बाद ये भी इसके सामने प्रकट होती है और एक आइस शील्ड बना के एक हाथ में इसे ये पकड़ी थी और एक दूसरे हाथ से एक शील्ड बना करके इसे प्रोटेक्ट करती है। पर फिर भी इन आइस शील्ड को भी वो डेमोनिक की तोड़ने लगते हैं। ये लगातार और भी ज्यादा आइस शील्ड्स को बनाती है। अब इस दौरान एक और आवाज आती है कि पीछे हटो। हुआन हुआन उस लड़की की तरफ देखती है। ये अपनी किंगजू थी। इधर फर्स्ट एल्डर जूली, लियू किंग वगैरह बाकी लोगों को अपने ऑरा से प्रोटेक्ट कर रहे थे। इन्होंने जो डिफेंस बनाया उससे भी ये डेमोनिक ऑरा काफी ज्यादा इंजर्ड कर चुका था। पर धीरे धीरे ये डेमोनिक ऑरा वीक होने लगता है। खास करके किंगजू ये जो डिफेंस दूसरा वाला बनाया था उसके वजह से बहुत सारे लोग बच जाते हैं। किंगजू इस समय लिंगडोंग के पास आती है और पूछती क्या तुम ठीक हो। लिंगडोंग स्माइल करता है, कहता है बस मैं एग्जॉस्ट हो गया। सभी लोग इस समय चैन की सांस लेते हैं। पर फिर से एक आवाज सुनाई देती है कि ठीक है हम तीनों ने अपने को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया, पर इतना जल्दी मत खुश हो। ये एक जगह जो है वो डेमोनिक की का वर्ल्ड बन चुका है, तो इसमें से बाहर कैसे निकलोगे? बस वेट करो, इसमें तुम सभी लोग मारे जाओगे। अब धीरे धीरे इन तीनों की आवाज अब खत्म हो जाती है। हुआन हुआन देखती आसमान में बस काले बादल दिख रहे थे। ये सब डेमोनिक ऑरा था। इनके आसपास एक डेमोनिक की का लाइट बैरियर बन चुका था जिसे भेद के बाहर निकल असंभव सा था, क्योंकि लिंगडोंग पहले से ही इंजर्ड था। सभी के चेहरे उतर चुके थे। बहुत सारे लोग अपने ऑरा से इस डेमोनिक बैरियर को भेदने की कोशिश करते, पर ये नाकामयाब थे। एल्डर जूली भी कहते इन तीनों हेड्स से हमने पहले फाइट भी किया था। ये तीनों उतने लायक नहीं, इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग यीमो ऑरा की वजह से हुए थे। लियू किंग कहता है मैं भी देखना चाहूँ ये बैरियर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बैरियर को डेविल फिस्ट वर्ल्ड कहा जाता है। अब ये भी अपने ग्रीन टैटूज को रिलीज करता है और लाइट बैरियर पर ये पंच मार, पर बिल्कुल भी रिपल ही नहीं होता है। और इसका अटैक जो कि साथ काफी पावरफुल था, कुछ कर नहीं पाता है। लियू किंग हैरान था कि यार ये बैरियर सच में बहुत पावरफुल है। अब लिंगडोंग कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि ये पहले से वीक था, तो ये चुपचाप देख रहा था। ये अपनी ऑरा को भी रिकवर नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पर डेमोनिक की था, नहीं तो डेवोरिंग पावर से युवान पावर को एब्जॉर्ब करके ये जल्दी से रिकवर हो सकता था। अब सब लोग इससे पूछ रहे थे कि करना क्या है। ज़ैव ज़ैव कहती है क्यों ना हम सभी लोग मिलकर इस डिफेंस को तोड़ने की कोशिश करें। पर जुआनजी कहते हैं मेरे हिसाब से ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि जो डेमोनिक हो रहा है इसका कोई एंड ही नहीं है। तो जितने कम लोग मिलकर इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी एक दूसरे से वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है। अब लोग सोचने लगते लियू किंग का अटैक बेकार था, जूली भी शायद इसी के लेवल पर थे, तो कौन करेगा। तभी पीछे से आवाज आता है कि मैं कोशिश करूंगी। और दो लोगों ने एक साथ बोला था, एक तो अपनी किंगजू थी और दूसरी हुआन हुआन। दोनों एक दूसरे को लुक देती है। हुआन हुआन इससे कहती है कि किंगजू तुम संसार लेवल पर तो हो, पर ये डेविल फिस्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। किंगजू इसकी तरफ हंस के कहती कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। हुआन हुआन सोचने लगती और इसे एक आईसी लुक देती है क्योंकि इसे अभी भी विश्वास नहीं था, पर ये कुछ कहती नहीं। फिर हुआन कहती है ठीक है फिर मैं ट्राई करती हूँ और तुम मुझे पीछे से सपोर्ट करना। हुआन हुआन अपने कोल्ड ऑरा को रिलीज करती है और आसपास कई सारे आइस फ्लावर्स इस समय बनने लगे थे। इसकी आंखें बंद होती हैं और इस समय इसके जो आइसी ब्लू हेयर्स थे ये और भी ज्यादा बड़े होने लगते हैं और बालों का कलर और भी ज्यादा इंटेंस ब्लू होने लगता है। अब जब लिंगडोंग इस सीन को देखता है तो इसे थोड़ा गुस्सा आता है कि अपने पावर को फोर्सफुली जगा रही है। अब इसकी आवाज निकलती है हुआन हुआन की, इटर्नल आइस सील हालबर्ड। इसके हाथ में एक आइसी भाला था और दूसरे हाथ में मिस्टीरियस आइस सिंबल। इसमें ये अपना इसेंस ब्लड भी मिक्स करती है और सीधा आसमान में इस डिफेंस को एम करके ये इस हालबर्ड को लॉन्च कर देती है। हालबर्ड का कलर रेडिश हो चुका था और एक दर एक ये कई सारे डेमोनिक की लेयर्स को भेदने लगता है। बैरियर में अब क्रैक भी आ चुका था और इसका आइसी स्पीयर भी इसमें भी क्रैक्स आने लगते हैं। वही डेमोनिक बैरियर उसमें 100 फीट का छेद हो चुका था और आइसी हालबर्ड भी अब टूट जाता है। हुआन हुआन इस कोलिजन के कारण थोड़ा पीछे आके गिरती है। लिंगडोंग तुरंत इसको हवा में कैच करता है और इसे सपोर्ट करता है। अब ये मौका था किंगजू के आगे आने का। ये आगे बढ़ती है, हाथों में इसके तलवार था और इसकी बॉडी से एक अलग ही लेवल का ऑरा बाहर निकलता है। पर जैसे ये लाइट निकलती, लिंगडोंग हो या यान दोनों चौंक जाते हैं। लिंगडोंग यान से पूछता है ये किस प्रकार का लाइट है, क्योंकि इसका एंसेस्टर स्टोन भी इस समय वाइब्रेट करता है। इस समय किंगजू का जो तलवार उसमें मिस्टीरियस लेयर ऑफ लाइट्स जमे हुए थे और सीधा जो होल किया था हुआन हुआन ने उस पर ये अटैक करते। अभी ये बैरियर लगभग टूट जाता है और बाहर से आने वाले युवान पावर के कारण ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। लिंगडोंग भी चैन की सांस लेता है। यिंग जुआनजी भी अब स्माइल करते, पर किंगजू का भी चेहरा इस समय काफी ज्यादा पेल हो चुका था। अब इस समय लिंगडोंग इन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। दोनों इसको लुक देती हैं। उसके बाद तभी ये कुछ फील करता है कुछ बोलने से पहले और एक डायरेक्शन में एक पहाड़ पर लेफ्ट साइड की तरफ देखता है। वहाँ पर इसे एक ब्लैक फिगर दिखता है और बड़ी बात ये थी इस बंदे की बॉडी से बिल्कुल भी ऑरा आ नहीं रही थी, पर ये वहाँ पर खड़ा तो था। इधर ये ब्लैक फिगर कहता है ये जो मैंने ट्रैप बनाया था मुझे लगा नहीं था ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद इस ब्लैक फिगर की नजरें सीधा यिंग हुआन हुआन पर पड़ती हैं और ये स्माइल देके कहता है आइस मास्टर 10,000 साल हो गए, कैसी हो। बहुत सारे लोग उस ब्लैक फिगर को देखकर पहले ही शॉक्ड थे, जो कि दूर वाले माउंटेन टॉप पर खड़ा था और ये सभी अपने युवान पावर को रिलीज कर रहे थे। यिंग जुआनजी इस बंदे की तरफ देखकर पूछते
क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है? लिंगडोंग को तो मालूम था कि ये यीमो है, पर शायद पावरफुल यीमो किंग। हुआन वन इसे देखती और कहती तुम लगता है कोई बेबुनियाद आदमी हो। ब्लैक फिगर स्माइल करता है। अब फाइनली जब इसके चेहरे पर हल्की सी धूप पड़ती है तो एक पेल पर यंग चेहरा दिखता है, पर इसकी आंखें काफी काली थी और इसके आईब्रोज के बीच में एकदम एक डेविल सिंबल बना हुआ था। फिर ये हुआन वन की तरफ देखकर कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम मुझे अब पहचानती नहीं होगी क्योंकि तुम रेनकार्नेटर हो। वैसे मेरा नाम फोर्थ सीट किंग है। लिंगडोंग चौंक जाता, ये सीधा हुआन वन के हाथ पकड़ता है और इसे पीछे खींच लेता है क्योंकि 10th सीट किंग सेम मिल चुका था जो कि काफी पावरफुल था, और ये तो 4th सीट किंग है, मतलब ये काफी ऊपर का बंदा है। 4th सीट किंग स्माइल करता है कि मुझे लगा था ये टियान युआनजी वगैरह मेरे काम को कर देंगे, पर ये नकारे ही निकले। इधर लिंगडोंग इसके ऊपर डिवोरिंग पावर सर्कुलेट हो रहा था और युआन पावर को ये जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा था। फिर 4th सीट किंग की नजर लिंगडोंग पर रुकती है और कहता है, क्या तुम लिंगडोंग हो जिसे डिवोरिंग मास्टर का इनहेरिटेंस मिला है? मुझे लगा ही कि युआनजी वगैरह जिससे हारे हैं वो नॉर्मल बंदा नहीं हो सकता। लिंगडोंग इसकी तरफ देखकर स्माइल करके कहता है, तो तुम इतने दूर से यहाँ पर बकवास करने आए हो? 4th सीट किंग कहता है, हाँ, मैं कुछ मुसीबतों से निपट नहीं आया था और आइस मास्टर मिल गई इनकारनेटर, तो इसे ही पहले मैं मारूंगा। ये मर जाएगी तो सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा ही नहीं। हुआन वन इसकी आंखों में भी किलिंग इंटेंट था और ये कहती, क्यों ना आके तुम ट्राई करके देख लो। 4th सीट किंग कहता है कि अगर तुम रियल आइस मास्टर होती तो मैं आता भी नहीं, मैं पहले ही भाग जाता, पर अनफॉर्चुनेटली तुम फिलहाल वो हो नहीं। लिंगडोंग देखता है कि 4th सीट किंग उसका चेहरा थोड़ा सा यानी बॉडी ब्लरी होने लगती है, ये समझ जाता है और ये कहता है, तो ये तुम्हारी एक्चुअल बॉडी नहीं है। 4th सीट किंग फिर से कहता है, तुम सच में काफी चौकन्ने हो। लिंगडोंग अब थोड़ा चैन की सांस लेता कि अगर 4th सीट किंग यहाँ पर खुद आता तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी, पर ये तो इसका बस एक अवतार था, यानी शैडो क्लोन टाइप। 4th सीट किंग कहता है, ये मेरा डेविल बॉडी अवतार है, पर इतना काफी है तुम सभी को मारने के लिए। ये लिंगडोंग की बातों को समझ चुका था। लिंगडोंग इसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम ये मोज छिपे हुए, इसका मतलब तो साफ है कि तुम किसी चीज से डरते हो, और मेरा जो अंदाजा है कि लगता है तुम एंशिएंट मास्टर से डरते हो, नहीं तो तुम एक्चुअल बॉडी के साथ आए होते। 4th सीट किंग स्माइल कर और एक बार को चौंक जाता है और लिंगडोंग को घूर के कहता है, तुम सच में एक चतुर लोमड़ी हो। अगर तुम जान भी गए तो क्या फर्क पड़ता, जब तक वो एंशिएंट मास्टर आएंगे मैं तुम लोगों को मार चुका हूँ। और ये कहता है, मैंने युआन गेट को तुम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे जब इंसान इंसान से लड़ते हैं तो काफी मजा आता है देखने में। 4th सीट किंग कहता है, फिर अब मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। इधर लिंगडोंग अपने ग्रेट डेजोरेशन स्क्रिप्चर फोर्सफुली और भी ज्यादा ऑरा एब्जॉर्ब करने लगता है। 4th सीट किंग कहता है, ये बंदा सच में काफी धूर्त है, ये मुझसे बात करके समय थोड़ा सा वेस्ट करवा रहा था ताकि ये अपनी ऑरा को रिकवर कर पाए। और ये कहता है, जितना तुम चतुर बनोगे मेरी और भी इच्छा अब तुम्हें मारने को बढ़ रही है। और इसकी बॉडी एक ब्लैक स्मोक के समान अब गायब हो जाती है। युआन गेट के आसपास जो भी अलायंस आर्मी थी ये इसे रोकने की कोशिश करती, पर ऐसा लग रहा था ये सभी के बॉडी को पार करते हुए एक फैंटम पावर हो और किसी का अटैक इसको टच भी नहीं कर पा रहा था, जैसे ओबिटो उचिहा है नारुतो में कुछ वैसा। अब इसको आगे बढ़ता देख हुआन वन कुछ हैंड सील्स बनाती है और एक आई स्टैचू बनाती है, और इसके आसपास का स्पेस जो था उस पर ये इस आई स्टैचू से अटैक करवा देती। इनको पता था पहले से कि 4th सीट किंग इसी स्पेस से बाहर निकलेगा। इसका आइस स्वॉर्ड जैसे ही टकराता है एक आवाज आती और 2 फिंगर से इस स्वॉर्ड को ये रोक देता है। ये स्माइल कर ही रहा था तभी ये ऊपर की तरफ देखता है, एक फॉर्मेशन काफी तेजी से रोटेट कर रहा था। देख के ऊपर कहता है, ये तो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन है, और चौंक भी जाता है। और इस समय लिंगडोंग इसमें अपने युआन पावर और मेंटल एनर्जी दोनों मिक्स कर चुका था। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में से एक ब्लैक लाइट 4th सीट किंग की तरफ गिरती है। 4th सीट किंग अब इस अटैक को देखकर तुरंत ही पीछे हटता है, पर यह अटैक काफी खतरनाक था। ये गायब होता है, फिर भी अटैक इसको फॉलो करता है। अब जब ये चीज देखता है तो तुरंत एक ब्लैक शील्ड बनाता है और इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसका डिफेंस भी टूट जाता है और ये थोड़ा कदम पीछे जाके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है, और उसके बाद एक अलग ही नजरों से लिंगडोंग को घूरता है और एक फेंट स्माइल देता है और कहता है, तुम सच में काफी कैपेबल हो। इतना खतरनाक बैटल लड़ने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ ट्रिक्स बचे हैं, पर कुछ भी कर लो आज तुम लोग मर के रहोगे। ये फिर से लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। अब जब ये इसे देखता तो एक हैंड साइन मूव करता है और एक ब्लैक शैडो हाथों में एक तलवार लिए हुए 4th सीट किंग के सामने प्रकट हो जाता है। ये था स्काई डिवोरिंग कॉर्प्स। डिवोरिंग कॉर्प्स इस 4th सीट किंग पर अटैक कर देता है, पर ये डॉज नहीं करता। लिंगडोंग अब समझ जाता है और ये तुरंत ही हुआन वन से कहता, चौकन्नी रहो। 4th सीट किंग काफी धूर्त था, ये गायब होता है और हुआन वन के सामने प्रकट होता है। इसका मेन मकसद हुआन वन पर ही अटैक करना था, और ये लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, आइस मास्टर से ज्यादा तुम कीमती नहीं हो। इसके हाथ हुआन वन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लिंगडोंग तुरंत ही एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन से इस पर अटैक करता है, पर जब तक इसका अटैक पहुंच पाता अचानक से हुआन वन के बाजू का यानी सामने का दीवार में जमीन कोलैप्स कर जाती है और कई सारे फायर पिलर यहाँ से बाहर निकलते। मतलब 4th सीट किंग और हुआन वन के बीच में एक फायर पिलर आ जाता है। 4th सीट किंग जिसके हाथ बढ़ रहे थे इस फायर पिलर को देखते ही ये पीछे हट जाता है और इसका एक्सप्रेशन अब चेंज हो जाता है और पट से ये पीछे भागता है।
अब जैसे ये पीछे हटा, इस पिलर में से एक फायर हैंड अटैक इस पर काफी तेजी से आके लगता है और ये उड़ते हुए काफी दूर गिरता है। लिंगडोंग भी सरप्राइज था, ये फायर पिलर ये अचानक से कहां से आ गया। अब फाइनली यहाँ पर एक इंसान प्रकट होते हैं। बाल इनके लाल थे और इनके बॉडी का टेम्परेचर कहीं ज्यादा था। लिंगडोंग इन्हें देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि जब ये अपने लाइफ स्टेज के लिए ब्रेक कर रहा था, गुया वगैरह का साथ गया था, तो एक जगह पर पहुंच गया जहाँ पर एक डार्क वर्ल्ड में फायर के बीच में एक इंसान एक ताबूत में सोया हुआ था। ये वही थे फायर मास्टर या फ्लेम मास्टर, एंशिएंट फ्लेम मास्टर। इधर फ्लेम मास्टर वन वन को देखकर कहते, लिटिल जूनियर सिस्टर कैसी हो। वन वन जब इस आदमी को इसको घूरते हुए देखती तो ये थोड़ा पीछे हट जाती है और पूछती है आप कौन हो। रेड हेयर्ड मैन थोड़े चौंक जाते हैं, फिर ये समझ जाते हैं कि इनकी जूनियर सिस्टर अभी पूरी तरह से नहीं अवगन हुई है। फिर ये कहते हैं वैसे मेरा नाम फ्लेम मास्टर है। इनका नाम सुनते ही लिंगडोंग थोड़ा सा चौंक जाता है और लोग भी, क्योंकि फ्लेम मास्टर को कौन नहीं जानता था। 8 जो लेजेंडरी एंशिएंट मास्टर्स थे उनमें से ये एक थे, जो कि फिलहाल लेजेंड्स में ही बस एग्जिस्ट करते थे। वन वन भी ये नाम सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है कि फ्लेम मास्टर ये इन्हें एक नजरों से देखती। फिर ये कहती है मैं ये वन वन हूँ, आइस मास्टर नहीं। फ्लेम मास्टर कहते हैं अभी नहीं तो बाद में तुम आइस मास्टर बन ही जाओगी। लिंगडोंग इनके सामने प्रकट होता और इन्हें ग्रीट कर ये देखते ही लिंगडोंग को पहचान जाते और कहते ये तुम हो मैग्मा वर्ल्ड में जो आए थे और मेरा डिवाइन फ्लेम टैबलेट तुम्हारे पास ही था। और ये काफी शॉक्ड भी होते कि जब ये बंदा आया था तो शायद ये लाइव स्टेज पर भी नहीं था और इतना जल्दी इस लेवल पर। फिर ये देखकर कहते हैं तुमको डेवोरिंग मास्टर का इनहेरिटेंस मिल गया। ये देखते ही मतलब पहचान जाते हैं और काफी शॉक्ड होते हैं। वन वन इन दोनों को बात करते हुए देखती, कुछ सोचती है और लिंगडोंग का हाथ पकड़ लेती है। अब लिंगडोंग जब इसके ठंडे हाथों को फील करता है तो थोड़ा चौंक जाता है। फिर ये स्माइल करता है और समझ जाता है कि ये फ्लेम मास्टर को चिढ़ा रही है। फ्लेम मास्टर भी कहते हैं लिटिल जूनियर सिस्टर ये क्या कर रही हो। ये फिर से बोलती है मुझे आप वन वन बुलाओ, मुझे यही नाम पसंद है। लिंगडोंग भी सोचता है ये लड़की सच में काफी अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी यान से पूछता कि फ्लेम मास्टर का कहीं आइस मास्टर से पहले कोई संबंध तो नहीं था, मतलब ये कपल्स तो नहीं थे। यान खांसते हैं और बताते हैं नहीं, आइस मास्टर तो अकेला रहना पसंद करती थी। हालांकि फ्लेम मास्टर पसंद करते थे पर ये एक तरफा प्यार था। आइस मास्टर के मन में मतलब उसे जीतने वाला उस समय कोई पैदा ही नहीं हुआ था। लिंगडोंग अब थोड़ा खुश होता है। फ्लेम मास्टर अब लिंगडोंग को घूर रहे थे। लिंगडोंग को समझ में नहीं आता है ये मुझे घूर क्यों रहे। तभी उधर से एक आवाज आती है फोर्थ सीट किंग की कि मुझे लगा नहीं था कि फ्लेम मास्टर तुम खुद भी आ जाओगे। फिर ये कहता है पर ये भी तुम्हारी एक्चुअल बॉडी नहीं है। अब लिंगडोंग भी जब फ्लेम मास्टर को देखता है तो ये समझ जाता है कि ये फ्लेम मास्टर की एक्चुअल बॉडी नहीं है, ये भी इनका एक अवतार है। फ्लेम मास्टर फोर्थ सीट किंग से कहते हैं अगर मेरी एक्चुअल बॉडी होती तो तुम कब के भाग गए होते। और ये कहते हैं गेट लॉस्ट। अब ये फोर्थ किंग कहते तुम्हारे अवतार से मैं नहीं डरता। फ्लेम मास्टर इस समय इसको एक लुक देते और ऐसा लग रहा था पूरे स्पेस का टेम्परेचर यानी आसमान भी अब लाल होने लगा और आसमान में से कई सारे उल्का पिंड के समान अटैक्स फोर्थ सीट किंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। फोर्थ किंग भी अब डरने लगा था। अपने डेमोनिक ऑरा से ये कैसे भी करके इन अटैक्स को डॉज करता है, पर इसका डेमोनिक ऑरा भी अब धीरे धीरे मानो गलने लगा हो, इसका चेहरा उतरने लगता है। पर फिर भी ये फोर्थ किंग गायब होता है और दोबारा प्रकट होकर वन वन पर एक और पंच मार देता है। लिंगडोंग पहले से ही चौकन्ना था। स्काई डेवरिंग कॉर्प्स को ये आदेश देता है और वो अपने ब्लैक ब्लेड से इस पंच पर एक स्लैश अटैक मार देता है। डेवरिंग कॉर्प्स इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, पर तभी अचानक से जमीन को छेदते हुए एक पावरफुल पंच इसके सीधा हेड पे आके लगता है और ये 10,000 फीट दूर जाके गिरता है। ये फ्लेम मास्टर का अटैक था। फोर्थ किंग समझ गया था कि फ्लेम मास्टर अगर इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी कहता है तुम्हारे सिंबल एंसेस्टर मर चुके हैं तो तुम ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो नहीं जीत पाओगे। फ्लेम मास्टर स्माइल करते हैं और कहते हैं मुझे मालूम है तुम लोग प्लान कर चुके, पर तुम एक और बात बता दो, लाइटनिंग मास्टर भी अब जाग चुके हैं तो कब तक तुम छिपोगे। फोर्थ किंग भी कहता है लाइटनिंग मास्टर हाँ वो भी जाग गए। फिर ये कहता है तुम आटो एंसेंट मास्टर अगर जाग भी जाओ, वैसे तो एक मर चुका है तो भी हमारा इस बार कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद ये हैंड साइन मूव करता है और यहाँ से अब गायब हो जाता है और जाने से पहले वही धमकी देके बस अगले वर्ल्ड वॉर का वेट करो, कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर। फ्लेम मास्टर अब वो वापस पलटते और लिंगडोंग और वन वन से कहते चलो चलते हैं। लिंगडोंग चौंक जाता है कहाँ पर। ये कहते मैं तुम लोगों के साथ ही चलूंगा क्योंकि वन वन की आइडेंटिटी रिलीज हो गई है तो मुझे उसके साथ रहना ही पड़ेगा ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाऊँ। अब लिंगडोंग को गुस्सा तो आ रहा था कि यार ये इंसान हमें फॉलो करेगा, पर ये अब कुछ कर भी नहीं सकता था। अब इस जोक को लिंगडोंग के साथ जाना ही था। इधर ये लोग वापस लौट आते हैं डाओ सेक्ट में। बहुत सारे टॉप एक्सपर्ट जिस अलायंस को ज्वाइन किए थे वो अपने अपने घर लौट जाते हैं। फिलहाल क्योंकि बहुत सारे सुपर सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुके थे तो डाओ सेक्ट का नाम काफी ज्यादा फेमस हो गया था और इसका कारण बस लिंगडोंग था। और ग्रेट याना अंपायर का भी नाम अब काफी बड़ा हो चुका था। बहुत सारे सुपर सेक्ट अब अपने को फिर से रिबिल्ड करने लगते हैं और उनका एक ही कहना था कि हम सभी का लीडर डाओ सेक्ट का होगा।
मतलब डाउ सेक्ट होगा, सभी सुपर सेक्ट का एक सेक्ट डाउ सेक्ट। धीरे धीरे ईस्टर्न जुआन रीजन अब ठंडा पड़ने लगा था। लिंगडोंग इस समय डाउ सेक्ट में टहल रहा था और कई सारे जो डाउ सेक्ट के लड़के लड़कियां थे इसे देखकर एक्साइटेड रहते थे। अब ये भी पिल रिवर के पास आके बैठ जाता है। यहाँ पे देखता है कई सारे डिसाइपल्स युवान पावर को एब्जॉर्ब कर रहे थे और खुद का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे। युवान गेट को खत्म हुए अब 10 दिन बीत चुके थे। लिंगडोंग भी अब रिकवर कर चुका था। प्लेटफॉर्म पर यह ट्रेनिंग कर रहा था और समय बीतते जा रहा था। लिंगडोंग जब यहाँ पर कल्टीवेट करना शुरू करता तो बहुत सारे डिसाइपल आते हैं जाते हैं, पर ऐसा लग रहा था ये एक मॉन्क के समान यहाँ पर बैठ चुका है। अब इस चीज की वजह से यिंग जुआनजी वगैरह भी यहाँ पर थोड़े अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि लिंगडोंग शायद इस समय मेंटल एनर्जी को कल्टीवेट कर रहा था और ये भी इस खतरनाक ऑरा को फिलकर हैरान थे। अब बहुत सारे डिसाइपल्स जो यहाँ पर ट्रेन करने आते थे उन्हें यिंग जुआनजी मना कर देते हैं ताकि लिंगडोंग डिस्टर्ब न हो। फ्लेम मास्टर भी एक दूसरे चोटी पर बैठे हुए थे डाउ सेक्ट के ही, और वो लिंगडोंग को ही घूर रहे थे। थोड़े शॉक्ड भी थे ये अंदर से, पर बाहर से दिखाते नहीं थे, क्योंकि लिंगडोंग को अभी पिल रिवर पर बैठे 1 महीने बीत चुके थे। चट्टान के समान ये जमा हुआ था। बहुत सारे अब डिसाइपल्स और इवन एल्डर्स भी चिंतित होने लगे थे कि लिंगडोंग कर क्या रहा है। आसमान में एक इथीरियल यानी इनविजिबल पावर दिखता था जो कि मेंटल एनर्जी का संकेत था, और इस मेंटल एनर्जी को फील करके ही बहुत सारे लोग डर जाते थे। सभी को मालूम था कि ये पावर लिंगडोंग का ही है। यिंग जुआनजी जानते थे इस बंदे ने उस दिन अपने को कुछ ज्यादा ही एग्जॉस्ट कर लिया था और एक खतरनाक बैटल के कारण इसका लेवल बढ़ रहा था और लिंगडोंग के आसपास कोल्ड की काफी ज्यादा इकट्ठा हो रही। ये इफेक्ट था हुआनवान का, जो कि शायद कहीं पर कल्टीवेट कर रही थी। उसकी ऑरा भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फैल रही थी। यिंग जुआनजी हुआनवान के लिए थोड़ा चिंतित थे, क्योंकि उसका ऑरा जो था अनकंट्रोलेबल हो रहा था। इधर लिंगडोंग का ये कल्टीवेशन 15 दिन और चलता है। हुआनवान को लेकर जायो वगैरह काफी चिंतित थे, क्योंकि हुआनवान जहाँ पर कल्टीवेट कर रही थी वो लेक भी आइस का हो चुका था और कोल्ड की को ये संभाल नहीं पा रही थी। तो जुआनजी उसे फोर्सफुली वहां से लेकर आते हैं और ये भी इनके लिए एक बड़ा सिर दर्द बनते जा रहा था। अब ये लोग वही वेट कर रहे थे कि लिंगडोंग कब जागेगा। 15 दिन बीतने के बाद और लिंगडोंग जहाँ पर बैठा था वहाँ पर आसमान में कई बिजलियां कड़क रही थी। डाउ सेक्ट के डिसाइपल्स उसी डायरेक्शन में देख रहे थे। शायद इस संसार लेवल का बंदा भी इस प्रकार की बिजलियों को संभाल न पाए, जो कि लाइटनिंग ड्रैगन कही जा सकती है। थंडर पावर अपने पीक तक पहुंचता है, पूरा आसमान को ये घेर लेता है और एक के बाद एक वाटरफॉल के समान ये लिंगडोंग की तरफ गिरता है। लाइटनिंग के बीच लिंगडोंग अलग ही दिख रहा था। पिल रिवर के पास ये 2 महीने से ट्रेनिंग कर रहा था और सभी को इस पर भरोसा था कि जब तक ये बंदा है इनका डाउ सेक्ट कभी भी हार नहीं सकता। अभी जो लाइटनिंग थी ये इतनी खतरनाक थी कि अगर पूरी तरह से गिरती, क्योंकि पूरे डाउ सेक्ट पर फैली हुई थी, तो डाउ सेक्ट डिस्ट्रॉय हो सकता था। पर जैसी लाइटनिंग नीचे आती, लिंगडोंग इनको 10,000 फीट ऊपर ही ऐसा लगता है फ्रीज कर देता है। लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लिंगडोंग खुद ही अपने हाथों में सेप्टर लिए हुए लाइटनिंग एम्पर लग रहा था। अब इधर लिंगडोंग जो पूरी इसकी मेंटल एनर्जी चारों तरफ फैली हुई थी उसे एब्जॉर्ब करता है। मेंटल एनर्जी इसकी बॉडी में भरती जा रही थी। 2-3 मिनट के अंदर ही इसका मेंटल एनर्जी जो इसने बाहर पूरा रिलीज किया था वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी मेंटल एनर्जी फिर से काफी बढ़ चुकी थी। यिंग जुआनजी के बगल में जो चैन चैन खड़े थे वो कहते अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लिंगडोंग की जो मेंटल एनर्जी है वो लेजेंडरी सुप्रीम सिंबल मास्टर पर जा चुकी। शुरुआत में ये इनिशियल सिंबल मास्टर लेवल पर था। सुप्रीम सिंबल मास्टर मतलब रिइंकार्नेशन लेवल के बंदों को जो टक्कर दे सकता था। पहले ये इनिशियल सिंबल मास्टर पर था, जो कि संसार लेवल के बंदों से फाइट करने के लिए काफी था। जुआनजी काफी खुश होते हैं। फिर ये पूछते हैं चलो लिंगडोंग बाहर तो आ गया, हुआनवान का क्या हाल है। लिंगडोंग इनकी बात सुन लेता है और कहता है क्या बात है। जुआनजी इससे कहते हैं कि हुआनवान का जो कोल्ड हो रहा है अपने आप रिलीज हो रहा है। मुझे नहीं पता, वो काफी दर्द में है। ये सीधा गायब होता है और उस डायरेक्शन में जहाँ पर आइस लेक था वहाँ पर बढ़ता है। और इस समय एक आइस लोटस के बीच में एक प्रिटी फिगर बैठी हुई थी। इसकी आंखें बंद थी, पर आसपास काफी ज्यादा टेरिफाइंग रिपल्स फैले हुए थे। ये इसके सामने प्रकट होता है। हुआनवान ऐसा लग रहा था एक निद्रा में जा चुकी हो और ये काफी वीक दिख रही थी और ऐसा लग रहा था किसी पावर को ये रेजिस्ट कर रही हो। लिंगडोंग को काफी अंदर से मतलब एक तड़प सी होती है और ये यान से पूछता है ये क्या चल रहा है। इस आइस मास्टर यानी इसका स्ट्रेंथ इतना जल्दी कैसे बढ़ रहा है। यान थोड़ा सा हेजिटेट करते और फिर कहते हैं हुआनवान इस स्ट्रेंथ को सप्रेस करके रखी थी, पर ये बढ़ने का कारण फ्लेम मास्टर है। लिंगडोंग कहता है फ्लेम मास्टर कैसे। तो यान बताते हैं कि जो फ्लेम मास्टर है वो एक एंशिएंट टाइम के मास्टर है और क्योंकि ये हुआनवान के आसपास है तो उनका ऑरा चारों तरफ फैला हुआ है, जिसकी वजह से आइस मास्टर का स्ट्रेंथ अपने आप बाहर निकलना शुरू हो चुका है। लिंगडोंग कहता है तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यान कहते हैं मुझे लगा हुआनवान इस ऑरा को अपने से हैंडल कर लेगी। लिंगडोंग कहता है मतलब उस फ्लेम मास्टर ने जानबूझकर ऐसा किया, क्योंकि अगर ये हुआनवान की 1 किलोमीटर या कुछ किलोमीटर के रीजन में जिसका ऑरा अपने आप जो सप्रेस्ड है वो बाहर आने लगे, अब तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हुआनवान को यह हल्का सा सहलाता है, फिर वापस पलट के डाउ सेक्ट के एक पीक की तरफ देखता है और कहता है फ्लेम मास्टर बाहर आइए। यिंग जुआनजी हैरान थे कि यार ये लड़का अब फ्लेम मास्टर से फाइट करेगा, और फ्लेम मास्टर भी अचानक से गायब होकर इसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं क्या बात है। लिंगडोंग सीधा आपको मालूम है आपने क्या किया है। फ्लेम मास्टर इसको देखते हैं
फिर उसके बाद हुआन वान को देखते हैं जो कि कोल्ड ऑरा से एकदम ग्रसित थी। फिर ये कहते हैं दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम छिपा के रख नहीं सकते और ये सही समय है। लिंगडोंग कहता है ज्यादा कूल मत बनिए, डाउ सेक्ट में आपका बिल्कुल भी स्वागत नहीं है, आप जा सकते हो। फ्लेम मास्टर कहते हैं जब तक ये पूरी तरह से अवेकन नहीं हो जाती मैं नहीं चाहूंगा। लिंगडोंग कहता है अगर ये जाग गई ऐसा फोर्सफुली तो ये आइस मास्टर बन जाएगी, पर मुझे हुआन वान चाहिए, आइस मास्टर नहीं। फ्लेम मास्टर इसे कहते हैं तुम सच में काफी सेल्फिश हो, तुम्हें मालूम है इसके सर पर यानी इसके कंधों पर कितना भार है। आइस मास्टर के यीमो से फाइट करने के लिए यही हमारी सबसे पावरफुल है, नहीं तो यीमो इस दुनिया को खत्म कर देंगे। और तुम्हें क्या लगता तुम और ये बच के यहाँ से जा सकते हो? लिंगडोंग कहता है ये इस बर्डन को नहीं उठाएगी, इस बर्डन को मैं उठाऊंगा। फ्लेम मास्टर कहते हैं तुम किस बेसिस पर? क्योंकि तुम्हारे पास डेवोरिंग मास्टर का इनहेरिटेंस है तो तुम अपने को इतना काबिल समझते हो। डेवोरिंग मास्टर आज जिंदा भी होते तो ये खुद ये शब्द वो नहीं कह सकते थे और हमें तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। लिंगडोंग कहता है मैं उतना क्वालिफाइड हूँ या नहीं ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। फ्लेम मास्टर भी कहते हैं यार ये बंदा सच में काफी एरोगेंट है और एक पावरफुल पाम अटैक गुस्से में लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देते हैं। इस अटैक को देख लिंगडोंग पीछे नहीं हटता है बल्कि आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है और एक थंडरबोल्ट 10,000 फीट का लाइटनिंग ड्रैगन का शेप लेता है और इस पाम अटैक से आके टकरा जाता है। ये कमाल था लिंगडोंग के मेंटल एनर्जी का जो कि सुप्रीम सिंबल मास्टर ये बन चुका था। हालांकि ये फ्लेम मास्टर का अवतार था, अगर लिंगडोंग रिइंकार्नेशन लेवल पर पहुंचे तो फ्लेम मास्टर के अवतार से ये सप्रेस नहीं हो सकता था। लिंगडोंग कहता है अगर आप यहाँ से गए नहीं तो मैं आपके इस अवतार को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये तुरंत ही अपना यूनिवर्स फॉर्मेशन इसको एक्टिवेट कर देता है। फ्लेम मास्टर भी हैरान थे तो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन ये भी तुम्हारे पास है। इसमें लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी और युवान पावर को मिक्स करने लगता है। फ्लेम मास्टर देखते हैं और कहते तुम सच में काफी स्किल्ड हो। इनकी बॉडी से भी एक सन के समान पावरफुल ऑरा बाहर निकलती है। इधर लिंगडोंग के एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन दो ब्लैक लाइट इनकी तरफ बढ़ती हैं। जुआनजी वगैरह डरने लगते हैं, अगर ये दोनों ऐसे फाइट करेंगे तो डाउ सेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर तभी जब ये दोनों अपने अटैक्स को रिलीज करने वाले थे एक कोल्ड ऑरा इनके पास आते और लिंगडोंग के हाथ को पकड़ लेती है कि रुक जाओ और उसके बाद ये फ्लेम मास्टर को गुस्से में एक लुक देती है कि करना क्या चाहते हो। फ्लेम मास्टर भी थोड़े से चौंक जाते कि ये लड़की लिंगडोंग को प्रोटेक्ट कर रही है। फिर ये कहते हैं जब तक तुम अवकन नहीं होगी मैं पहले ही कह चुका हूँ मैं जाऊंगा नहीं। इधर फिलहाल हुआन वन लिंगडोंग से कहती है तुम थोड़ा शांत हो जाओ। लिंगडोंग शांत हो जाता है। हुआन वन थोड़ा खुश होती है कि लिंगडोंग इसकी बात मान गया क्योंकि इसको मालूम था कि लिंगडोंग कैसा बंदा है, किसी फाइट में ये पीछे हटता नहीं है। ये इसे थैंक यू बोलती है। लिंगडोंग कहता है थैंक यू क्यों बोल रही हो। फिर ये हुआन वन से कहता है तुमने अपना कोल्ड ऑरा सप्रेस कर लिया। हुआन वन हेल्पलेसली कह रही अगर मैंने सप्रेस नहीं किया हो तो तुम लोग कब का डाउ सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर चुके होते। लिंगडोंग स्माइल करके कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं डाउ सेक्ट को डिस्ट्रॉय होने देता। फिर ये हुआन वन लिंगडोंग से कहती है इस मैटर को मुझे हैंडल करने दो। अब ये फ्लेम मास्टर से कहती है मेरा नाम हुआन वन है, मुझे मालूम है आप आइस मास्टर को जानते थे पर फिलहाल मैं हुआन वन हूँ और अगर आपको यहाँ रहना है तो अपने ऑरा को थोड़ा सप्रेस करके रखो। फ्लेम मास्टर कहते हैं तुम्हें मालूम है कि एग्जैक्ट सिचुएशन आगे का क्या है। लाइटनिंग मास्टर जाग चुके हैं, डार्कनेस मास्टर, केओस मास्टर और बाकी एक के बातें यहाँ पर आने ही वाले हैं। वन वन कहते हैं फिलहाल तो नहीं आया ना। फ्लेम मास्टर चुप हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि तुम्हारे जैसा जो कि हमेशा काम रहता था और इमोशनल होता नहीं था तुम भी एक इंसान के लिए ऐसा कर सकते हो। मुझे नहीं लगा था इनकी बातों में गहराई थी जो ये वन वन समझ जाती है और ये कहती मैं वन वन हूँ आइस मास्टर नहीं। फ्लेम मास्टर कहते हैं शायद। फिर ये कहते हैं जैसा तुमने कहा मैं करता हूँ और ये यहाँ से गायब हो जाते हैं। लिंगडोंग इसमें थोड़ा सा अपने पर गुस्सा हो रहा था कि इसका स्ट्रेंथ अभी भी उस लेवल पर नहीं है। ये चाहता था कि वन वन हमेशा हंसती रहे, ऐसा उसको बर्डन झेलना न पड़े। तो ये बैटल अब शांत हो चुका था। लिंगडोंग हुआन वन से कहता है अभी भी तुम्हारा कोल्ड ऑरा गायब नहीं हुआ है तो तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग करना चाहिए। हुआन वन कहती है ठीक है पर तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि तुम फ्लेम मास्टर से अब झगड़ा नहीं करो। ये लिंगडोंग के लिए चिंतित थी क्योंकि इसको मालूम था कि फ्लेम मास्टर सच में काफी पावरफुल है। लिंगडोंग कहता है हाँ मैं थोड़ा रेकलेस था, वैसे मैं उन लोगों की रेस्पेक्ट करता हूँ, ये एंशिएंट मास्टर है जो कि वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किए थे। पर ये कभी भी नहीं चाहता था कि हुआन वन को ऐसा प्रेशर झेलना पड़े। हुआन वन इसके एक्सप्रेशन को देख रही थी और समझ जाती है। उसके बाद इसकी ये हुआन वन कुछ बोलती है कि तुम्हें याद है जब हमारा पहला बैटल हुआ था। लिंगडोंग कहता है हाँ मैंने तुम्हारे बम पर मार दिया और ये हंसता है। हुआन वन का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। फिर ये कहती है अगर मैं चाहती उस समय तो बाकी डिसाइपल थे तुमको पिटवा सकती थी। लिंगडोंग कहता है मेरे डेजोलेट हॉल के डिसाइपल्स तुम लोगों से डरते नहीं थे, अब इनकी थोड़ी बहुत बातें होती हैं। दोनों का मूड इंप्रूव हो जाता है। अब ये वन वन कल्टीवेट करने चली जाती है। लिंगडोंग अब सोचता कि अब मुझे जल्दी से स्ट्रांग होना है कि जब केओस मास्टर ये लोग प्रकट होंगे तो मैं उनके बराबर पर या आसपास तो खड़ा हो पाऊँ ताकि हुआन वन को मैं प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। ये लोग मानते नहीं कि मैं इस दुनिया का बर्डन उठा सकता हूँ, मैं इनको दिखाऊंगा। अब ये यान से पूछता तुम्हें क्या लगता है मैं आइस मास्टर को सरपास कर सकता हूँ। यान स्माइल कर कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम 3 साल में वैसे भी काफी स्ट्रांग हो चुके हो। लिंगडोंग कहता है यार मैं अभी भी उन
एंसेंट मास्टर से कमजोर हूँ। और यान कहता है लेकिन आइस मास्टर थोड़े एक्सेप्शनल थे, इवन हमारे सिंबल एंसेस्टर भी उसकी तारीफ करते थे। अगर तुम उसके बराबर भी पहुंचे तो भी काफी बड़ी बात होगी, और बराबर पहुंच गए तो ये लोग तुम्हें रेस्पेक्ट देने लगेंगे। लिंगडोंग इनसे पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? यान कहते हैं तो जरूर, पर वो काम करेगा मुझे नहीं पता, और ये किसी और पर डिपेंड करेगा। लिंगडोंग कहता है किस पर? यान कहते हैं लिंग किंगजू। ये चौंक जाता है कि उसके साथ क्या? ये बोलते जब वो लास्ट टाइम फाइट कर रही थी तो तुमने भी उसके स्वॉर्ड पर एक ऑरा फील किया था। लिंगडोंग कहता है हाँ, तो ये बताते वो सिंबल एंसेस्टर से रिलेटेड है। और यान कहते हैं अब वो तुम्हें खुद उससे जाके पूछना पड़ेगा। लिंगडोंग कहता है यार ये तो नहीं हो सकता, मैं कुछ दूसरा सोच लूंगा। यान कहते हैं ठीक है फिर तुम्हारे ऊपर। लिंगडोंग इस समय अब ऐसा मूव कर रहा था, तभी जायो उसके पास आती है और ये कहती मैं तुम्हें एक चीज बताने आई थी। जब तुम कल्टीवेशन में थे तो यहाँ पर तुम्हारे जो फ्रेंड्स थे वो डेमन रीजन में निकल गए, यानी मार्टिन वगैरह की बात कर रहे थे। यहाँ पर एक फॉर्मेशन यानी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाकर फिर जायो थोड़ा सा रुकती है और कहती है मिस किंगजू 9 सुप्रीम प्योरिटी पैलेस लौट चुकी है और अभी कुछ समय पहले ही गई है। लिंगडोंग ये जब सुनता है तो कहता है वो भी चली गई। जायो इसके एक्सप्रेशन को समझ जाती। किंगजू यहाँ पर इस समय तक रुकी थी क्योंकि वो लिंगडोंग के लिए चिंतित थी, और जब ये देखी थी कि लिंगडोंग रिकवर कर रहा है तो ये चली जाती है। ये सोचता है यार ये लड़की कभी भी अपने अंदर के भाव को बताती नहीं है। अब जायो से पूछ लेती है कि वन और किंगजू का तुम क्या करने वाले हो? लिंगडोंग सोच में पड़ जाता और चौंक जाता है। जायो समझ जाती और इसे कहती है वो जा रही है किंगजू, तुम्हें उसे मिल लेना चाहिए, अभी वो ज्यादा दूर होगी नहीं। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है। अब ये जा ही रहा था तभी जायो फिर से बोलती है कि तुम्हारे मम्मी पापा का मैसेज आया था किसी चीज के बारे में। ये पूछता है क्या? तो जायो बताती है कि तुम्हारी मम्मी पापा बोल रहे थे कि तुम्हें नॉर्दर्न जुआन रीजन जाना चाहिए अपनी बहन किंगटान को वापस लाने के लिए। इसे याद आता है अरे यार किंगटान ये भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द है लड़की। लिंगडोंग कहता है ठीक है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है। किंगजू 10-12 डिसाइपल्स के साथ एक पहाड़ी पर पहुंच चुकी थी जो जस्ट डाउ सेक्ट से बाहर था। ये हमेशा व्हाइट ड्रेस में ही रहती। सूरो इसके बगल में खड़ी थी और ये बार बार पूछती कि सीनियर सिस्टर क्या हम सच में डाउ सेक्ट से जा रहे हैं बिना बताए बिग ब्रदर को? हमें उन्हें गुड बाय तो बोल ही देना चाहिए था। किंगजू इसकी तरफ देखती और कहती हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। सूरो कहती है पर आप इतने दिन रुकी थी। किंगजू रुक जाती है और सूरो को थोड़ा सा डांटती है कि तुम आजकल बहुत बोल रही हो, वापस जाने के बाद मैं तुम्हें 10 दिन बंद कर दूंगी। सूरो अब कुछ बोलती नहीं। तब इधर पीछे से आवाज आता है कि हाँ तुम्हें कम से कम गुड बाय तो बोल के ही जाना चाहिए था। और ये हंसता है तो अपना लिंगडोंग आ चुका था। सूरो और किंगजू पीछे पलट के देखती हैं तो एक स्किनी फिगर एक पेड़ पर बैठा हुआ था और ये इनको देखकर एक स्माइल दे रहा था। तो भाइयों